तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है लास्ट लेक्चर आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। इससे पहले की टॉपिक को आगे बढ़ाऊं, एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से और करना है कि जो भी बच्चे आज पहली बार चैनल पे आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, उससे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियोस आपका रह गया था, जो भी क्लासेस आपका रह गया था, उसका मैंने लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। पहले आप वो लेक्चर्स कंप्लीट कर लीजिए, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कंप्लीट कर लीजिए और देन लेक्चर 3 देखने की कोशिश करिए, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए फिर बातें करते रहेंगे, टॉपिक को आगे बढ़ाया जाए। अब आप यहाँ पर ध्यान दो, हमें बात करना होगा नंबर ऑफ इमेज वाला। भाई नंबर ऑफ इमेज टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और हमेशा हमारे एग्जाम वाले पूछ ही लेता है। तो चलो नंबर ऑफ इमेज वाले क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे, ध्यान से सुनोगे। मान लो हमारे सामने ऐसा बात करेगा कि 2 मिरर है बच्चों, ये 2 मिरर था और इन दोनों मिरर के बीच के एंगल थीटा था। ठीक है, ध्यान देना, इन दोनों मिरर के बीच के एंगल थीटा था और हमसे पूछेगा कि बताइए नंबर ऑफ इमेज कितने होंगे। हमसे क्या पूछा जाएगा, नंबर ऑफ इमेज कितने होंगे। तो हमें एक टेक्निक ध्यान रखना होगा, सीधा सीधा आंसर निकल जाएगा। अब क्या करो, एक टर्म को डिफाइन कर रहा हूं, एन, स्मॉल एन, और स्मॉल एन क्या है, 360 डिग्री अपॉन थीटा। अच्छा अब ध्यान देना, अगर ये एन मतलब क्या, 360 बाय थीटा। अगर मेरे बच्चे ये n इवन नंबर है तो जो भी नंबर ऑफ इमेज होगा वो n में से 1 घटा देना बस। अगर मेरे बच्चे ये n इवन नंबर है तो नंबर ऑफ इमेज की जो संख्याएं होगी वो इसमें से, इस n में से 1 को घटा देना। फिर मैंने बोला कि अगर n जो है वो ऑड नंबर है तो यहां पर 2 केस बनेगा। पहला केस बनेगा क्या कि ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल होना चाहिए। अच्छा, सिमेट्रिकल का क्या मतलब होता है, मतलब मैं तुम्हें समझाता हूं, इस मतलब को समझोगे समझ जाओगे। मान लो दोनों के बीच में एंगल है 72 डिग्री और ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ था वो यहां ये रहा 36 और ये भी रहा 36, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है। और अगर मान लो ऐसा होता कि ये 40 और ये 30, ये 40 और ये 32, तो फिर ये सिमेट्रिकल नहीं होता। तो सिमेट्रिकल के लिए मतलब बाइसेक्टर पे रखना होगा। तो ध्यान रखना कि अगर मेरा n का वैल्यू ऑड नंबर है और जो ये ऑब्जेक्ट है वो अगर वो सिमेट्रिकल है तो नंबर ऑफ इमेज में जो भी n निकाले थे 360 बाय थीटा उसमें से 1 घटा दो। और मान लो बिल्कुल इस यहां पर नहीं लाइक किया हो, सिमेट्रिकल नहीं हो, जैसे ये 40 और ये 32 हो, तो उस केस में नंबर ऑफ इमेज जो होगा वो क्या होगा, वही n के बराबर होगा बच्चों। उम्मीद करता हूं ये बात भी समझ में आया। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो n होता है वो ना इवन होता है ना ऑड होता है, वो फ्रैक्शन में आता है। तो उस केस में करना क्या, उस केस में मेरे बच्चे क्या करना, इंटीग्रल पार्ट ले लेना, बस बात खत्म। अब देखो, थोड़ा ध्यान से देखोगे, तुम्हारे सामने स्क्रीन पर छोटे छोटे क्वेश्चंस लाया। मैंने कहा 2 मिरर है बच्चों, पहला मिरर का नाम M1 है, दूसरे मिरर का नाम M2 है। और मैंने आपसे पूछा क्या है, जरा उसको पूछो। मैंने आपसे पूछा नंबर ऑफ इमेज। तो नंबर ऑफ इमेज के लिए हम सबसे पहले स्मॉल n निकालेंगे। अब स्मॉल n क्या होगा, देखो ध्यान से, 360 बाय थीटा। थीटा कितना है, देखो दोनों मिरर के बीच में एंगल 60 डिग्री। तो बताओ नंबर ऑफ इमेज यहां पर n क्या आ गया, 6। तो जो स्मॉल n का वैल्यू आया वो 6 आया। अब मुझे बताओ कि ये जो 6 है, ये जो स्मॉल n है वो इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। तो मैंने यहां पर क्या लिखवाया कि अगर n का जो वैल्यू है वो इवन नंबर है तो बिना कुछ सोचे समझे क्या करो, n में से 1 घटा दो, वही नंबर ऑफ इमेज हो जाएंगे। चूंकि इवन नंबर है तो बिना दिमाग लगाए सीधा बोलो नंबर ऑफ इमेज इज 6 में से 1 गया 5। तो बस ध्यान रखना नंबर ऑफ इमेज हम कैसे निकालते हैं। तो इस केस में नंबर ऑफ इमेज कितने हो जाएंगे बच्चों, 5। हम फिर बात कर लेते हैं बच्चों, मान लो यहां पर एंगल है 30 डिग्री। कुछ ना सोचो, 360 बाय 30 कर दो। अगर इसका वैल्यू इवन नंबर आता है तो मैंने क्या बोला, अगर ये इवन नंबर है ही 12 तो भी इवन नंबर हो गया। तो नंबर ऑफ इमेज में क्या कर दो, इस n में से 1 घटा दो, मतलब नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा बच्चों, 11। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। चलो एक आध एग्जाम्पल और लेके देखते हैं। अब यहां देखो,
यहां दोनों मिरर के बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो पहले n निकालो, n क्या हो गया 360/90। फिर से देख रहा हूं मेरे बच्चे 4 आ गया। अब ये 4 जो है ना ये इवन नंबर है, इवन नंबर से काम नहीं चलेगा, तो नंबर ऑफ इमेज जो होगा वो कितना होगा n-1। कभी भी इवन नंबर आएगा तो बिना कुछ सोचे समझे उसमें से 1 घटा दो, वही नंबर ऑफ इमेज कहलाएंगे। लेकिन जरा इस केस को देखो, अच्छा केस है। मैंने आपसे कहा कि जो n है, पहले n देखो कितना है 360/75। अब यही तो प्रॉब्लम का विषय है कि n इक्वल टू 360/75। तो ये कितना हो जाएगा सोच के देखो, ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 4 पॉइंट समथिंग। तो चूंकि ये फ्रैक्शन में आ गया तो हमें नियरेस्ट इंटीजर में ले जाना होगा, तो इसीलिए नियरेस्ट इंटीजर में हम लोग इसको बोलेंगे, नियरेस्ट इंटीजर में क्या बोलेंगे बच्चों, इसको 4। ध्यान देना, इसको नियरेस्ट इंटीजर में क्या बोलेंगे बच्चों, 4। इसे नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा बच्चों इस केस में, यहां पर नंबर ऑफ इमेज कितने हो जाएंगे 4। तो कभी भी याद रखना फ्रैक्शन में आ जाता है तो फ्रैक्शन में आने पर क्या करना होता है, उसके इंटीजर टाइप में हम जो उसको बदल देंगे, बात खत्म। लेकिन अब जो बात मैं तुमसे करने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, आंसर के डेप्थ में जाना यही सबसे बड़ी बात होती है मेरे बच्चे। और ये बात मैं तुम्हें क्यों समझा रहा हूं, 5 से 7 मिनट बाद तुम्हें समझ में आएगा कि मैं आखिर ऐसा क्या था जो इतने लॉन्ग तरीके से तुम्हें समझा रहा हूं। क्योंकि हमारा जो एग्जाम का जो लेटेस्ट पैटर्न आया है वो सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं दिया, उसने थोड़े कॉन्सेप्ट पूछने की कोशिश किया। तो अगर मेरे बच्चे को कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर होगा तो फिर तो दिक्कत है ही नहीं। अरे बोलिए, कोई दिक्कत होगा फिर? तो अब थोड़ा ध्यान से समझना। अब हमारे सामने ये 2 मिरर लगा दिया, ये मिरर M1 है और ये मिरर M2 है। अब दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है। ये थोड़ा सा लेंथी मेथड जरूर है लेकिन बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। अगर ये कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ गया ना तो मैक्सिमम टाइम मिरर में प्रॉब्लम तुम्हें अटकेगा नहीं, यूं बनते चले जाएगा, क्योंकि अच्छे केस होते हैं, अच्छे कॉन्सेप्ट्स होते हैं इसमें। तुम क्या करो, एक ऑब्जेक्ट को मेरे बच्चे, एक ऑब्जेक्ट को कहीं पर रख दो, कहीं पर प्लेस कर दो, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये लाइन हो गया, इसको आगे तक एक्सटेंड कर दो। तुम्हारी मर्जी है, तुम कुछ भी करो। इस एंगल को कुछ मान लो और इस एंगल को कुछ मान लो। मान लो बच्चों ये एंगल 40 डिग्री है तो ये कितना होगा 20 डिग्री। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ये 40 है और ये 20 डिग्री है। अब कुछ भी मान लो, बस 30-30 मत मानना, नहीं तो बाइसेक्टर पे आ जाएगा, चीजें बदल जाता है। आप इस एंगल को कुछ मान लो और इस एंगल को कुछ मान लो और आप ऐसे लिखो M1 और M2। अब यहां पर ऐसे तो आपको फिल करना है। M1 के लिए लिखना है 40 और M2 के लिए लिखना है 20, ठीक है। मतलब M1 ने इस ऑब्जेक्ट को इमेज यहां बनाया था 40 डिग्री एंगल पे और M2 ने इस ऑब्जेक्ट को कहां पर इमेज बनाया था 20 डिग्री पे। वही लिख रहा हूं मैं, 40 और 20, ठीक है। समझ पा रहे हो? फिर सुनो, अब इस तरीका क्या है, स्मार्ट तरीका क्या है, जो एंगल तुम देख रहे हो बीच में वो कितना एंगल है 60 डिग्री है। बस उसमें जोड़ते चले जाओ। बोलो 40 + 60 कितना हुआ 100 और 20 + 60 ये एंगल को ऐड करना, ये एंगल को ऐड करना है जो दोनों मिरर के बीच के एंगल है। 20 + 60 कितना लिखोगे 80। फिर देखो 80 + 60 कितना लिखोगे 140 और 100 + 60 क्या लिखोगे बच्चों 160। ध्यान देना, ये तब तक ऐड करते रहो, तब तक ऐड करते रहो, तब तक ऐड करते रहो जब तक कि 180 को क्रॉस न कर जाए, जब तक कि 180 के बराबर ना पहुंच जाए। ये ध्यान देना, 180 के बराबर हो या क्रॉस कर जाए तो रुक जाना। अब जैसे देखो अगला अगर 60 ऐड करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 220 और ये हो जाएगा 200। तो मुझे अब नहीं ऐड करना है। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अब हमें ऐड ही नहीं करना है,
अगला 60 ऐड नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगला 60 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 220 और ये हो जाएगा 200। तो मुझे वहीं पर रुक जाना होगा। सीधा सीधा बात समझो, हम वहीं पर रुक जाएंगे जहां पर ये 180 लाइक कर जाएगा, या 180 से नीचे रहेगा। ऐसा क्यों बोला जरा समझो। इसका डोमेन यहां तक है और इसका डोमेन यहां तक है, इसका भी पूरे 180 है, इधर भी पूरे के पूरे 180 है। तो ये ध्यान रखना कि 180 तक ही जाना था। अब हमें थोड़ा ध्यान देना होगा कुछ कॉन्सेप्ट पे। यहां काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6। अब यहां पर आंसर या तो 6 है या 5 है, यही समझना है आपको। इसके आंसर 6 और 5 में से सिर्फ एक आंसर है, कोई एक ही आंसर है। तो उसको कैसे फाइंड आउट करोगे, ध्यान देना। आप क्या करो, लास्ट एंगल्स को ऐड कर लो। 160 प्लस 140 प्लस ये दोनों मिरर के बीच वाला एंगल कितना है बच्चों, 60 डिग्री। इन तीनों एंगल को बच्चों ऐड कर दो। अगर इसका सम 360 के बराबर हो या 360 से ज्यादा हो तो याद रखना, तुम ऐसे सोचोगे कि लास्ट इमेज कॉन्साइड कर गया। मतलब ये हुआ कि लास्ट इमेज इस तरफ से जहां बना था वहीं पर इधर से भी बन गया, तब वो 2 इमेज नहीं रह करके एक इमेज रह गया। तो अगर मैं कहता हूं इसका सम अगर 360 के बराबर हो या क्रॉस कर जाए तो लास्ट इमेज को तुम कॉन्साइड मान करके एक संख्या कम कर देना। क्या जोरो 360 आया? यस। इसका मतलब लास्ट इमेज कॉन्साइड कर गया, और लास्ट इमेज अगर कॉन्साइड कर गया तो संख्या 6 नहीं होकर के संख्या क्या रहेगा, सिर्फ 5। तो इसका आंसर कितना होगा, सिर्फ 5। हम फार्मूला से भी यही एनालाइज किए थे। तुम कहोगे सर फार्मूला तो बहुत आसान था, तो ये ऐसा क्यों सिखा रहे हो? कुछ देर रुको, 5-7 मिनट रुको। जब जेईई के क्वेश्चन करेंगे, जब एडवांस के क्वेश्चन करेंगे, जब नीट के पीवाईक्यू करेंगे, कुछ ही देर बाद तब तुम्हें एहसास होगा कि झा सर ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक दिया क्यों। अभी आपको लग रहा होगा यार ये तो लॉलीपॉप था, इसको मैं क्यों इतना डरावनी तरीके से कर रहा हूं। भाई आंसर तो निकल जाएंगे इससे, कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करने अपने को, इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब यहां पर देखो, आपके सामने फिर से स्क्रीन पर रख दिया कि एंगल है 30 डिग्री। अब क्या करो, इसको बाइसेक्टर छोड़ के कोई एंगल ले लो। चलो कोई नहीं, इसको ले लेता हूं 10 डिग्री और इसे ले लेता हूं 20 डिग्री, और ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया था यहां पर। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा बात कर लीजिए। इसका नाम रखिए M1 और इसका नाम रखिए बच्चों M2। आपको ऐसे लिखना होगा M1 M2। बोलिए M1 ने इसका इमेज कहां बनाया, तो आपका जवाब होगा 10 डिग्री पे, और M2 ने इसका इमेज कहां बनाया, तो कहोगे 20 डिग्री पे। बिकॉज ऐसा क्यों होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, बात खत्म। अब बताओ हमें कितना ऐड करना है बच्चों, 30। तो 10 में 30 ऐड कर दो तो कितना हो गया, 40। 20 में 30 ऐड करो तो कितना हुआ, 50। 50 30 80, 40 30 70, 70 30 100, 80 30 110, 110 30 140, 130 130, 130 30 160 और 140 30 170। तुम्हें रुक जाना होगा, क्योंकि मैंने क्या कहा, अगले कोई भी एक 180 को क्रॉस कर जाएगा तो मुझे रुकना पड़ेगा। चेक कर लो, ये अगर इसमें 30 ऐड करता हूं, ये वाला एंगल याद करो, याद करता हूं तो वही ये भी 200 हो जाएगा। इसमें ऐड करता हूं तब भी ये 180 क्रॉस कर जाएगा, तो मुझे रुक जाना होगा। और हमें काउंटिंग कर लेना होगा फिर से, हमें मेरे बच्चे काउंटिंग कर लेना होगा फिर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसका आंसर या तो 12 है या 11 है, यही तो सिखाया था मैंने। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसका बेस्ट तरीका क्या होगा कि आप लास्ट एंगल्स को ऐड करिए। 170 प्लस 160 प्लस ये बीच के एंगल क्या है, 30। अगर इसका सम 360 के बराबर है, 360 के बराबर है या उससे ज्यादा है, तो लास्ट इमेज कॉन्साइड कर गया। मतलब
इस तरफ से जहां इमेज बना था वहीं पर इधर से भी बन गया, तो उस केस में एक कम कर देना। अदरवाइज अगर नहीं, अगर इससे मान लो 360 से कम है तो लास्ट इमेज कोइंसाइड नहीं किया तो कोई घटाने की जरूरत नहीं है। बताओ इसका वैल्यू है कितना? अरे भैया फिर से 360 आ गया। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इसका आंसर 12 नहीं हो करके 11 हो जाएगा, कारण लास्ट इमेज कोइंसाइड कर गया। और मैंने कहा क्या कहा था, अगर इसका सम 360 के बराबर है तो लास्ट इमेज कोइंसाइड कर जाएगा, उस केस में 12 नहीं होकर के मेरे बच्चे 11 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका है बच्चों। अच्छा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। क्या द एंगुलर पोजीशन फ्रॉम मिरर ए एट विच इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मिरर ए डज नॉट फॉर्म। अब देखो भाई, कर लो बात, समझने की कोशिश करो। अब ये क्वेश्चन उस फॉर्मूला से नहीं बनने वाला है, सुनो ध्यान से। ये क्वेश्चन मेरे बच्चे उस फॉर्मूला से तो नहीं बनने वाला है। अब मैं इसके लिए स्मार्ट तरीका बताया कि यहां लिख दो ए और यहां लिख दो बी। ध्यान देना, यहां लिख दो ए और यहां लिख दो बी। और अब तुम्हें समझना होगा कि बच्चों ए में यहां लिख दो 20 डिग्री। देखो मैंने कुछ नहीं किया, ये क्वेश्चन में गिवन है और यहां गिवन है 25 डिग्री। और मेरे बच्चे ये एंगल कितना है? 45। जल्दी जल्दी बताओ, 20 प्लस 45 कितना हुआ? 65। और 25 प्लस 40, 25 प्लस 45 ये कितना हुआ? 70। बस फिर बात करोगे हमसे, 70 प्लस 45 ये हो गया 115 डिग्री। और फिर हमसे यहां से बात करो तो 65 प्लस 45 ये हो गया 110 डिग्री। हमें क्या पूछा गया कि ये बताओ द एंगुलर पोजीशन फ्रॉम मिरर ए एट विच इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इन मिरर ए डज नॉट फॉर्म। कौन सा ऐसा है आपको दिख रहा है कि जो ए में नहीं बना? तो क्या बताओ, मतलब 20 डिग्री ए में बना था? यस बना था। इसका मतलब ये आंसर इसका नहीं होगा। अब बताओ 110 डिग्री इसका बना था? यस बना था ए में। इसका आंसर ये भी नहीं होगा बच्चों। क्या 70 डिग्री ए में बना था? हाँ बिल्कुल बना था। तो इसका आंसर ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर ये होगा 120 डिग्री, कारण 120 डिग्री एंगल जो है वो बी में बना था, वो बी में बना था, नहीं बी में भी नहीं बना है। इसका मतलब इसका आंसर कंफर्म क्या कह सकता हूं मैं? ओनली सी पार्ट। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप खुद एनालाइज करो कि अगर ये मेथड हमें नहीं आता रहे बच्चों, अगर ये मेथड हमें नहीं आता रहेगा तो हमसे तो फिर क्वेश्चन बनेगा ही नहीं ऐसे क्वेश्चंस, और उस फॉर्मूला की इतनी औकात नहीं कि ऐसे क्वेश्चंस को हमें डील करवा ले। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, इस टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, इसमें वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना सिखाया था। तो आइए एक बार फिर से उस टाइप के क्वेश्चंस को एनालाइज करें। आपको याद करवा दूं एक बार फिर से, वेलोसिटी ऑफ इमेज का फॉर्मूला क्या होता था बच्चों? ट्वाइस vm माइनस vo। आपको याद होगा वेलोसिटी ऑफ इमेज का फॉर्मूला यही होता था, ट्वाइस vm माइनस में vo। अब देखो मैंने लास्ट लेक्चर में एक छोटी सी बात समझाया था कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप क्या करो, इसके कंपोनेंट तोड़ दो। तो चलो मैं इसके कंपोनेंट तोड़ने की कोशिश करूंगा। ये 10 है, 10 cos 53, और ये क्या हो जाएगा बच्चों? 10 sin 53। एक बार मुझे फिर से बोलना पड़ेगा, मैंने लास्ट लेक्चर में ही आपको वैसे वीडियो में दिखाया था, लिखवा रखा है कि sin 53 का वैल्यू क्या होता है, cos 53 का वैल्यू क्या होता है, sin 37 का वैल्यू क्या होता है, और cos 37 का वैल्यू क्या होता है। अगर आपको याद है तो बताओ, sin 37 क्या लिखवाया था? 3/5, cos 37 4/5, sin 53 4/5 और cos 53 3/5। ये सारे वैल्यूज मैंने आपको पहले से लिखवा रखा है। तो सारे बच्चे बताएं इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे? 10 इंटू cos 53 कितना है? cos 53 3/5। तो मेरे बच्चे नन्हे मुन्ने ये हो गया 6, और मेरे बच्चे ये क्या हो गया? 10 इंटू साइन 53 क्या लिखा है मैंने? 4/5। तो मैं कह दूंगा इट इज 8।
अब मैं ऐसे बोल रहा हूं कि ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी था। अब मिरर के बारे में भी बताइए हमें। चलिए मिरर के लिए दूसरा पेन ले लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा मेरे बच्चे 5 cos 37 और ये हो जाएगा बच्चों 5 sin 37। ये मिरर की वेलोसिटी था। तो 5 गुना cos 37 कितना बच्चों? 4/5। ये रहा 4/5 और sin 37 क्या लिखेंगे बच्चों? 3/5। अब आप ध्यान से देखोगे, ये तो 4 हो गया और ये 3 हो गया। बहुत ध्यान से समझना होगा, एक एक पॉइंट्स को समझना होगा बच्चों। मैंने कुछ ऐसा सोचा मेरे बच्चे कि जो ऑब्जेक्ट है वो इसकी वेलोसिटी इस एक्सिस पर 6 है और इस एक्सिस पर मेरे बच्चे कितना है? देखो ध्यान से, 8 है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि चाहे मिरर, देखो एक बात समझो, और मिरर की जो वेलोसिटी है वो इस एक्सिस पर 4 है और इस एक्सिस पर 3 है। तो यहां पर एक टेक्निकल बात समझाता हूं, थोड़े ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये ऑब्जेक्ट का था और ये मिरर का था। ध्यान देना, हमें निकालना है इमेज की वेलोसिटी। तो ध्यान रखना कि जितना पहले था y एक्सिस के लॉन्ग उतना ही आज भी रहेगा। तो ये जस के तस 8 ही रहेगा। अब हमारा सारा खेल y एक्सिस के लॉन्ग नहीं है, x के लॉन्ग है, क्योंकि y एक्सिस के लॉन्ग ऑब्जेक्ट की क्या वेलोसिटी था 8, वही के वही रहेगा। तो जो x के लॉन्ग होगा वो कितना होगा तो वही जानना होगा बच्चों। तो उसके लिए फॉर्मूला दिया हुआ था vi इज 2vm माइनस vo। आप मुझे बताओ मिरर की क्या वेलोसिटी है x के लॉन्ग? तो कहोगे -4। और आप मुझे बताओ ऑब्जेक्ट की क्या वेलोसिटी है? तो कहोगे प्लस में 6। इट इज माइनस में 14। इसका मतलब ये x एक्सिस के लॉन्ग 14 है नेगेटिव में और y एक्सिस के लॉन्ग 8 है। तो ये हो गया इसका आंसर। वेलोसिटी ऑफ इमेज इज माइनस में 14i प्लस 8j। उम्मीद करता हूं ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप कॉम्प्लेक्स इसको नहीं समझोगे, बड़ी आसानी से कर लोगे। अब देखो यहां पर क्या कह रहा है। जेईई मेन के 2023 सेशन से क्वेश्चन उठाया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या कहना चाह रहे हैं? 2 मिरर है, ये ए है ये बी है। अब यहां एक ऑब्जेक्ट को रख दिया था, बच्चों, जो कि यहां से 2 सेंटीमीटर पे है। तो ऑफ कोर्स ये कितना सेपरेशन होगा बच्चों? 8, बिकॉज सेपरेशन कितना है दोनों के बीच में? 10। तो हमें ऐसे लिखना होगा, यहां लिखना होगा ए और यहां लिखना होगा बी। अब यहां पर हमें तरीका पता है कैसे लिखना होता है। ये 2 और उधर लिख दो 8। देखो दोनों के बीच में कितना है? 10 है। अब यहां पर एंगल लेकर के सेपरेशन लेना होगा। तो 10 ऐड करोगे, 2 10 12, 8 10 18, 18 10 28, 12 10 22। हमसे अब क्वेश्चन को पढ़ना होगा, समझना होगा वो क्या कहना चाह रहे हैं। 2 vertical parallel mirrors A and B are separated by 10 centimeter. A point object O is placed at a distance of 2 centimeter from A. The distance of second nearest image behind mirror A. Second nearest image behind mirror A from the mirror A is. Of course your answer is 18 आंसर हो जाएगा। अब आप देखो इस तरीके के क्वेश्चन आपके जेईई मेन में पूछे जा चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं ऐसे क्वेश्चंस आएगा तो आप छोड़ोगे नहीं। तभी तो मैं समझा रहा था कि यार ऐसे क्वेश्चंस ही हमारे एग्जाम में देता है, ऐसे ही क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आने हैं और वो फॉर्मूला से तो नहीं बनेगा। एटलीस्ट ये बात तो तुम भी समझ रहे हो। तो इसीलिए स्मार्ट तरीके से करो, कभी दिक्कत नहीं होने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हमें यहां पर क्वेश्चन फिर से जेईई मेन 2023 का दिया गया। क्या कह रहा है? When one light ray is reflected from a plane mirror. जब कोई लाइट रे मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा, when one light ray is reflected from a plane mirror with an angle of 30 degree. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 30 डिग्री है। इसका मतलब आप क्या कहोगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 30 डिग्री था। तो पूछा क्या गया? एंगल ऑफ डेविएशन। क्यों सोच रहे हो यार? एंगल ऑफ डेविएशन पूछ रहा था, क्योंकि हमें ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिया था 30 डिग्री। तो अगर ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 30 डिग्री था तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 30 डिग्री था। तो अगर मुझसे ये पूछा जाता है एंगल ऑफ डेविएशन, तो क्या फॉर्मूला बताया था? पाई माइनस 2i, मतलब 180 डिग्री
-2 इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंस। कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है बच्चों? 30 डिग्री, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब आप कह सकते हो कि जो आंसर हो जाएगा इसका वो कितना होगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री में से 60 डिग्री, तो कितना हो गया? 180 में से 60 गया तो 120 डिग्री। इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? 120 डिग्री। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा कितना बकवास क्वेश्चन है, कितना घटिया लेवल क्वेश्चन है। तो मेरे बच्चे, हमारे एग्जाम में ऐसा ही तो क्वेश्चन आना है। हमारे एग्जाम में बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आता, बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए फंडामेंटल को ध्यान रखो, बस मस्त 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 रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पर थोड़ा सा मैं आपको ट्राई करने का समय देता हूं। आप इसको जल्दी जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज करो और इसको ट्राई करके मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। फिर नेक्स्ट क्लास में इसको हम चर्चा लाएंगे कि इसका आपका आंसर सही है कि गलत है, इसको एक्सप्लेन करेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चों। अब वो क्या कहना चाह रहे हैं, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, जेईई मेन 2021 का। कह रहा है कि 2 प्लेन मिरर्स M1 एंड M2 आर राइट एंगल टू ईच अदर एज शोन इन द फिगर। ये M1 है और ये M2 है और मिरर के बीच में ऑब्जेक्ट यहां पर रख दिया था। अच्छा एक बात बताओ, अगर ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है तो इन प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। अगर ये a डिस्टेंस पर होगा तो इमेज भी तो मेरे बच्चे यहां पर बनेगा a डिस्टेंस पर। तो पहला इमेज यहां बना और आप जानते हो कि ये a है, ये 2a है, तो ये मिरर कहां इमेज बनाएगा? 2a डिस्टेंस पर नीचे, मतलब यहां पर इमेज बनाएगा 2a डिस्टेंस पर। अब हमसे पूछा क्या गया बच्चों? हमसे पूछा गया कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इमेज दस फॉर्म्ड इज, मतलब इन दोनों के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्या मतलब है कि मुझे ये पूछा जा रहा था। बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। मुझे ये सेपरेशन पूछ रहा था I1 I2, तो कैसे निकालोगे I1 I2 का वैल्यू? सोच के देखो, लगा देता हूं पाइथागोरस स्टेप का। तो हम क्या बोलने वाले हैं कि भैया ये a प्लस a मतलब ये 2a है, तो 2a का स्क्वायर प्लस ये 2a प्लस 2a मतलब 4a है, तो ये 4a का स्क्वायर। नाउ सॉल्व इट। हम कह सकते हैं 4a स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? बता दो। 16 4 20, 20a स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2a बाहर कर दो और ये हो जाएगा √5। अब √5 का वैल्यू दे रखा है 2.3, 2.3 गुना 2 मतलब 4.6a। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था जेईई मेन के 2021 सेशन में कि भाई ये दोनों इमेज के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा? तो आंसर इज 4.6a। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए बच्चों थोड़े से क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करते हैं। ये क्या कहना चाहता है, फील करिए, क्वेश्चंस को फील करिए। क्या कहना चाहता है कि एन ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है। ये क्या कहना चाहता है बच्चों? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है मेरे बच्चे? 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर मिरर से रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट मिरर से 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है और उसने कहा कि द वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड बाय द मिरर। ऑफ कोर्स 12 पे रखा हुआ था बच्चों, तो कहां पर इमेज बनेगा? तो आपका जवाब होता है कि सर ये तो सिर्फ 12 सेंटीमीटर पे इमेज बनना चाहिए था, बिकॉज आप ही ने सिखाया था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है? नाउ द मिरर इज मूव्ड बाय 4 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अब अगर मुझे ये पूछा जाए, अगर मुझे ये कह रहा है कि अब इस मिरर को मैं 4 सेंटीमीटर आगे खिसका देता हूं। अगर मिरर मेरे बच्चे 4 सेंटीमीटर आगे खिसक गया, अगर मिरर ये 4 सेंटीमीटर मेरे बच्चे आगे खिसक गया, तो अब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो अब क्या होगा? तो कहोगे सिर्फ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अब जो होगा सर वो 8 सेंटीमीटर होगा। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है तो इमेज डिस्टेंस कितना होगा? सोच के देखो, इमेज डिस्टेंस यहां से होगा 8, यहां से 8 का क्या मतलब है? ये 4 है, मतलब यहां पर इमेज बना था। तो हमसे क्या पूछा जा रहा था? अच्छा देखो, फिर से देखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर 8 है तो इमेज डिस्टेंस भी 8 होना चाहिए, मतलब यहां से 8 होना चाहिए। ये 4 है
तो मेरे बच्चे ये क्या होगा, ऑफ कोर्स ये भी 4 होगा, बिकॉज यहां से यहां तक 8 है, ये 4 तो ये भी 4 होगा। और अब उसको पूछा क्या गया कि द डिस्टेंस बाय व्हिच द पोजीशन ऑफ इमेज वुड बी शिफ्टेड, कितना शिफ्ट करेगा। तो पहले इमेज यहां था, अब इमेज यहां हो गया, तो आप क्या जवाब दोगे कि सर ये पहले 12 था और ये 4 है, तो ये सेपरेशन कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। और 8 सेंटीमीटर किधर शिफ्ट किया है, मिरर की तरफ। आइए एक बार इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देता हूं। क्या कहना चाह रहा है कि ऑब्जेक्ट यहां से 12 सेंटीमीटर पे रखा था, तो ऑफ कोर्स इमेज कहां बनेगा, मैं ग्रीन से लिखा हूं, 12 सेंटीमीटर यहां बनेगा। अब कह रहा है कि मिरर को हमने 4 सेंटीमीटर इधर खिसका दिया, ऑब्जेक्ट की तरफ खिसका दिया। तो भाई ऑब्जेक्ट की तरफ खिसका दिया, तो अब ऑब्जेक्ट जो है मिरर से कितना डिस्टेंस पर हो गया, तो सिर्फ 8 सेंटीमीटर पे। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो 8 है, तो इमेज डिस्टेंस भी इस मिरर से कितना रहेगा, 8। और ये 4 है, ये आपको पहले अभी बताया ना मैंने, ये 4 है, तो ये यहां से यहां 8 होना चाहिए, तो मतलब इमेज यहां बनेगा। तो मैं कहता हूं कि इमेज यहां पर बना है, मतलब यहां से 4 है और यहां से 8 है। तो भाई पहले इमेज यहां था और अब इमेज यहां बना, तो कितना शिफ्ट कर गया। तो आपका जवाब होगा पहले यहां से यहां तक 12 था और यहां से यहां अब है 4, तो शिफ्ट कितना किया है, 8 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर। इसका आंसर होगा 8 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। अब यहां पर आपको सामने स्क्रीन पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, जो एडवांस में से क्वेश्चन दिया है। आप वीडियो को पॉज करो और अच्छे से इसको ट्राई करो। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि भाई बताइए कितने बार रिफ्लेक्शन करेगा बिफोर एमर्जिंग आउट। तो हम ऐसे सोचेंगे कि मान लो पहली बार में रिफ्लेक्शन ऐसे हुआ था और पहली बार के रिफ्लेक्शन में इसने इतना डिस्टेंस कवर किया था, तो अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री होगा। कैसे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मैं ऐसे कुछ सोचता हूं कि tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो x बराबर क्या लिखेंगे, 0.2 बाय √3। तो ये हो गया एक बार के रिफ्लेक्शन में इसने इतना डिस्टेंस कवर किया। तो हमसे पूछा जा रहा था कि बताइए कि इतना डिस्टेंस कवर करने में कितने बार रिफ्लेक्ट करेगा। तो कितने बार रिफ्लेक्ट करेगा, टोटल लेंथ बाय एक बार के रिफ्लेक्शन। एक बार के रिफ्लेक्शन में इतना डिस्टेंस कवर करता है, तो 2√3 डिस्टेंस कवर करने में कितने बार रिफ्लेक्शन करेगा, बस पुट कर दीजिए 0.2 बाय √3 और आपका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, योर आंसर इज 30। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, 30। देख रहे हो कितना बेसिक लेवल पे क्वेश्चंस हमारे एडवांस वाले भी देता है। एडवांस का भी कोई दम नहीं होता क्वेश्चंस में, बिल्कुल बकवास क्वेश्चन होता है। बस अच्छे से थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे तो दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर सामने बहुत प्यारा क्वेश्चन आ रहा है जेईई मेन 2019 का, थोड़ा सा इसको ट्राई लेना होगा बच्चों। कह रहा है कि 2 प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर सच दैट अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द मिरर 1। तो चलिए 2 मिरर को मैं यहां पर लगा देता हूं, ये मिरर 1 है और ये मिरर 2 है। 2 मिरर लगा दिया मैंने बच्चों। 2 प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर सच दैट अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द मिरर 1। तो मैं इसका नाम रख देता हूं मिरर 1, इसका नाम रख देता हूं मिरर 2। ठीक है, अब एक लाइट को मैंने इसके ऊपर में इंसिडेंट करवा दिया एंड पैरेलल टू द सेकंड मिरर। इसका मतलब ये जो लाइट है ना, ये जो इंसिडेंट रे है वो इसके पैरेलल था। तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो मान लो एंगल थीटा है, तो अगर ये इसके पैरेलल है तो ये एंगल भी थीटा होगा बच्चों, कोई संदेह वाली बात नहीं। अब क्या कह रहा है कि सेकंड मिरर इज फाइनली रिफ्लेक्टेड। अब यहां से रिफ्लेक्ट हुआ, फाइनली रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर। उसके बाद मेरे बच्चे ये पहला मिरर के पैरेलल हो जाता है। तो थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे आप। एक बार फिर से रिपीट करता हूं क्वेश्चंस को। कह रहा है कि 2 मिरर था, दोनों के बीच का एंगल थीटा था। एक लाइट इस पर ऐसे इंसिडेंट हुआ था और वो लाइट इसके पैरेलल था। अब इसके पैरेलल था तो ये थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा। उसके बाद कहता है कि यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद जो लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट था वो इसके पैरेलल हो गया, इसके पैरेलल हो गया, इसके पैरेलल हो गया तो ये वाला हो गया। इसका मतलब ये थीटा है मेरे बच्चे, तो ये भी थीटा है।
तो हमसे पूछा क्या गया कि एंगल बिटवीन टू मिरर्स विल बी। आपको बिल्कुल नहीं घबराना है बच्चों, आप ऐसे समझो कि ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा तो ये भी 90 माइनस थीटा। क्योंकि देखो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, तुम समझ पा रहे हो, ये नॉर्मल है, ये थीटा तो 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा तो ये भी 90 माइनस थीटा। कारण एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये 90 माइनस थीटा तो 100% ये थीटा होगा बच्चों। क्यों थीटा होगा सोच के देखो, बिकॉज ये 90 डिग्री एंगल बनाता है, इससे नॉर्मल है तो ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा। फिर सोचो ये थीटा तो 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा तो ये भी 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा तो ये भी हो जाएगा थीटा फिर तो, बिकॉज ये भी 90 डिग्री एंगल है। अब इन तीनों एंगल का सम किसके बराबर होता है? थीटा प्लस थीटा का सम जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो 3 थीटा बराबर 180 डिग्री, तो थीटा बराबर 60 डिग्री। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा कि इसका आंसर होगा 60 डिग्री। तो मेरे बच्चे, मेरे नन्हे मुन्ने, क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं हमारे एग्जाम में, बस अच्छे से लय बनाओ। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अब यहां पर देखो कितना प्यारा क्वेश्चन जेईई मेन के 2022 सेशन में दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? एक लाइट इस पर गिर रहा था और दोनों मिरर के बीच के एंगल 75 डिग्री है, तो फाइंड नेट डेविएशन। तो बताइए कितना डेविएशन हो जाएगा। मेरे नन्हे मुन्ने, आपको नेट डेविएशन निकालने का एक स्मार्ट तरीका बताया था कि ये एंगल देख लो कितना एंगल है, 75 डिग्री। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाता है? 150 डिग्री। अगर लाइट आ रहा था आंटी, लाइट आ रहा था आंटी, तो आंसर होगा अंकल। लाइट आ रहा था आंटी तो आंसर होगा अंकल, मैंने करवा रखा था। या इसका एक और आंसर दे देना, 210 डिग्री आंटी। मतलब ये जो भी होगा उसको 360 से घटा देना, तो दूसरे सेंस में ये इसका आंसर होगा। हमने इसको पहला लेक्चर में आपको अच्छे से समझा रखा था कि कैसे हम निकालते हैं। तो उम्मीद करता हूं मेरे बच्चे आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो आज के लेक्चर में हमने पूरी कोशिश किया कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस करवा सकूं, ताकि प्लेन मिरर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो जरूर वीडियो को जरूर लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करो, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करो। तो मिलते हैं इससे आगे अगले लेक्चर में। जय हिंद।